हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज में सर्वग्रहण का तीसरा और अंतिम भाग। ऐसे डर का सामना जो उसके अस्तित्व, उसके सर्कस और उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। ऐसा डर जो उसकी यादों के अंधकार में छुपकर बैठा हुआ था और किसी भयावह परछाई की तरह बढ़कर उसे अपने आगोश में ले रहा था। कर, कर, कर। ये शोर कैसा है? ध्रुव, ध्रुव कहाँ है? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के पास, नन्हे ध्रुव। जानते हो जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है ध्रुव? वो नहीं जो तुम्हारे साथ अपनी चॉकलेट्स और कॉमिक शेयर करे। हमारा सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो हमारा परिचय डर से कराता है। अगर डर को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो उससे लड़ोगे कैसे? मुझे जाने दो, मम्मी सही बोलती है, तुम गंदे हो, पापा तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को सुरक्षित करने के चक्कर में उन्हें कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाना चाहता ध्रुव। मुझे पता है कि तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से परिचित कराना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारे डर से परिचित होना आवश्यक है। क्या तुम जानते हो नन्हे ध्रुव, संसार में दो ही प्रकार के जन्मजात डर होते हैं। जन्मजात डर यानी वो डर जिसके साथ इंसान जन्म लेता है। तीव्र ध्वनि का डर और ऊंचाई का डर। ऊंचाई का डर यानी वर्टिगो। हा 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 हा। बचाओ बचाओ। शक। सोचो जरा, आने वाले समय में सर्कस जगत का भावी उभरता सितारा ध्रुव अपने कर्तव्य से दुनिया को दांतों तले उंगलियां दबाने पर विवश कैसे करेगा, जब वो अपने वर्टिगो के कारण कभी ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा। खच। बचाओ। उफ ध्रुव, मम्मी, पापा, पकड़ लिया तुझे बिल्कुल सही समय पे। शक। और इस पागल हत्यारे तक भी सही समय पर पहुंच गए हम। इस ताश के जोकर को हम पर छोड़ दो श्याम। तुम और राधा ध्रुव को संभालो, बच्चा पूरी तरह डर गया है। फड़ाक। ध्रुव, ये ठीक है, बस इस पूरी घटना से पूरी तरह शौक में है। तुम दोनों इसे ले जाकर अपने टेंट में जाओ। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। पिछली बार इसे मामूली पागल समझने की गलती कर दी थी हमने। इस बार ऐसा नहीं होगा। इसे सीधे नारका भेजेंगे, जहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी काल कोठरी में सड़ते हुए बिताएगा। ध्रुव की जगह कोई साधारण बच्चा होता तो इतने बड़े सदमे से उसका बच पाना संभव ना होता, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव था, आने वाले समय का उभरता सितारा। हाँ बच्चे, शाबाश। याद रखो, ताकत और फुर्ती में हमेशा फुर्ती ही ताकत पर भारी पड़ती है। होश संभालते ही जीवन के मिले उस पहले कटु अनुभव को आत्मसात करके उसने खुद को मजबूत करने की राह चुनी। परंतु ध्रुव था तो एक बच्चा ही। अपने चेतन मन को तो ध्रुव की इच्छा शक्ति व जुपिटर सर्कस के उसके परिवार ने संभाल लिया, लेकिन उसके अवचेतन पर इस घटना का दंश भय का अमिट दुष्प्रभाव छोड़ चुका था। क्या हुआ ध्रुव? पापा, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं देख सकता। विदूषक की घटना का इस बच्चे के अवचेतन पर बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है मिस्टर श्याम। आपका बेटा वर्टिगो यानी ऊंचाई से डरने की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 2 फीट से ऊपर का फासला भी इसे कई 100 फीट जितना ऊंचा दिखाई देगा। ध्रुव पर यह दुष्प्रभाव इतना गहरा है कि यह वर्टिगो इसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, कोई दवा, कोई थेरेपी, कोई तो इलाज होगा ध्रुव को वर्टिगो से निजात दिलाने का। आई एम सॉरी, मेडिकल टर्म्स में यह फोबिया इनक्यूरेबल है, यानी कि लाइलाज बीमारी। बकवास, ये डॉक्टर बस बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। नहीं श्याम, ये कोई रोग नहीं, भय की एक मानसिक अवस्था है। ऐसी बात नहीं है जैकब। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे हम अपने बच्चे को इस अवस्था से निकलने में मदद कर सकें। ऐसी बात नहीं है जैकब, मैंने वर्टिगो के बारे में पढ़ा है, ये एक असाध्य रोग है। मैं किसी को जानता हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो जैकब? एक हिप्नोटिस्ट है। तुम लोगों के जुपिटर सर्कस ज्वाइन करने से कुछ सालों पहले तक वो हमारे सर्कस का हिस्सा था। वो लड़का आम हिप्नोटिस्ट नहीं था, उसकी सम्मोहन शक्ति वाकई अविस्मरणीय थी। फिर उसने सर्कस के छोड़ दिया। अपनी सम्मोहन शक्तियों को और एक्सप्लोर करना चाहता था वो। अब हमें कहाँ मिलेगा वो? मैं लेकर चलूँगा तुम लोगों को उसके पास। बहुत ही अजीब और उजाड़ जगह पर रहता है ये हिप्नोटिस्ट। इसका नाम क्या बताया था आपने जैकब? मैं उसे हमेशा से केवी बुलाता हूँ श्याम। वैसे दुनिया के लिए उसका नाम है कर्णवशी। ट्रस्ट मी श्याम, आने वाले समय में यह लड़का दुनिया का सबसे बड़ा हिप्नोटिस्ट बनेगा। वेलकम। मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। जैकब अंकल ने मुझे फ़ोन पर सब कुछ पहले ही बता दिया था। जैकब अंकल ने मुझे इस नन्हे सुपर हीरो के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। मिस्टर केवी, मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप हमारी मदद किस तरह करेंगे। विदूषक वाली घटना ने ध्रुव के अवचेतन में वर्टिगो का भय बिठाया श्याम। यदि ध्रुव के मस्तिष्क पटल ने इस घटना की स्मृतियों को ही मिटा दिया जाए
तो ध्रुव की अवस्था ठीक हो सकती है। क्या ऐसा संभव है? ये चांस तो लेकर देखना ही पड़ेगा। अगर हम सफल नहीं हुए तो आपका बेटा ज़िंदगी भर फ्लाइंग एक्ट करना तो दूर, किसी इमारत की 2 मंजिल ऊपर भी नहीं चढ़ पाएगा। हम तैयार हैं केवी। ध्रुव के माता पिता और अंकल जैकब की उपस्थिति में कर्णवशी ने नन्हे ध्रुव को हिप्नोटाइज करना शुरू किया। मेरी आंखों में देखो ध्रुव, सिर्फ मुझे याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। तुम विदूषक को नहीं जानते, तुम कभी उससे नहीं मिले, तुमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। हाँ, मैं नहीं जानता। मेरे 3 कहने पर आंख खोलना। 1 2 3। कर्णवशी अपने दावे पर खरा उतरा था। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है केवी। तुमने ध्रुव को और हम दोनों को एक नई जिंदगी दी है। आप अब मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मिसेस श्याम। मेरी कला किसी के काम आ सके, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैंने ध्रुव के मस्तिष्क से अपनी और इस घटना की याद भी मिटा दी है, ताकि विदूषक वाली स्मृति तक उसके मस्तिष्क के पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। मस्तिष्क की तिलिस्म द्वारा दिखाए गए दृश्य अनुसार मैं बचपन में ही विदूषक और कर्णवशी से मिल चुका हूँ। कर्णवशी ने मेरे मस्तिष्क से विदूषक और अपनी स्मृतियाँ मिटा दी, इसलिए जब मेरा सामना इन दोनों से हुआ तो मैं इन्हें पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, पर मस्तिष्क तिलिस्म ने मुझे वो स्मृति क्यों दिखाई जो कर्णवशी ने मेरे अवचेतन से हमेशा के लिए मिटा दी थी। इसका एक ही मतलब मेरी समझ में आ रहा है। अगर वर्टिगो से जुड़ी मेरी स्मृतियाँ मस्तिष्क तिलिस्म वापस ले आया है तो मेरा वर्टिगो भी वापस आ गया होगा। ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मैं नीचे नहीं देख सकता। मैं गिर जाऊंगा, गिर के मर जाऊंगा। हा 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 हा। कमाल है ध्रुव, तुम तो अभी से डर गए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो ज़रा। हाय, ऐसे आहें भरा कीजिए। विदूषक, तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है नन्हे ध्रुव। मैंने बचपन में तुम्हें निडर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखो मेरा कहाँ नहीं मानने का क्या नतीजा हुआ। जो सबक तब अधूरा रह गया तो उसे अब पूरा करने का समय आ गया है ध्रुव। नहीं, दूर रहो मुझसे। दूर रहूं? मैं भला तुझसे दूर कैसे रह सकता हूँ लड़के? मैंने तुझसे कहा था ना लड़के कि इस मस्तिष्क के तिलिस्म में निकलने के लिए तुझे अपने डर का सामना करना ही होगा। सामना कर, डर मत, वरना डर और डर आएगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। ये गलत है। वर्टिगो का भय इतना खतरनाक होता है कि वो किसी की भी जान ले सकता है। मस्तिष्क के तिलिस्म जिस तरह ध्रुव के डर को उसके खिलाफ प्रयोग कर रहा है, उससे ध्रुव की जान भी जा सकती है। यही तो ध्रुव की इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है स्टीव, कि ध्रुव अपने सबसे बड़े डर को कैसे काबू में करता है। और ये बात तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि डर और ध्रुव की लड़ाई में जीत ध्रुव की इच्छा शक्ति की होगी। 5वां अध्याय आरंभ। अस्तित्व अवशेष। मस्तिष्क तिलिस्म जहाँ एक ओर ध्रुव का सामना उसके सबसे बड़े डर वर्टिगो से करा रहा था, वहीं दूसरी ओर सप्त शक्ति धारक गोजो खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहाँ एक एक करके उसकी सप्त शक्तियाँ ही उसके विरुद्ध लड़ रही। परंतु गोजो अब तक उसके औचित्य से अनभिज्ञ है। पहले बिल्लौर और फिर जुडूका। मस्तिष्क तिलिस्म मेरी गायब हुई सप्त शक्तियों को मेरे ही विरुद्ध उतार रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि मस्तिष्क तिलिस्म द्वारा रचे गए इस तिलिस्म में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व यानी शिरोमणि का ज्येष्ठ भ्राता और महर्षि कश्यप का पुत्र होने का बोध। परंतु सप्त शक्तियाँ मेरे विरुद्ध क्यों हैं? नहीं, ये मेरे विरुद्ध नहीं, ये मेरे इस पूर्व जन्म के योगी रूप के विरुद्ध हैं, जो इनके इस विरोध की वजह कहीं ना कहीं ये पुरातन नगरी के अवशेष हैं। कौन सी नगरी है ये? मस्तिष्क तिलिस्म के इस व्यू का उद्देश्य सप्त शक्तियों के आक्रमण द्वारा मुझे अधिक से अधिक समय तक उलझाए रखना है। मैं नहीं जानता कि ध्रुव को मस्तिष्क तिलिस्म ने किस जाल में फंसाया है, परंतु बारी बारी 7 महाशक्तियों का सामना करने में मैं जो समय व्यय होगा उतनी देर में ध्रुव इस स्पर्धा को यकीनन पार कर लेगा और मैं इन सप्त शक्तियों से सदैव के लिए हाथ धो बैठूंगा। ओह, एक तो ये जुडोका मुझे कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं दे रहा है। प्रत्येक तिलिस्म के भीतर ही उसे तोड़ने की काट छुपी होती है। यदि मस्तिष्क तिलिस्म ने इस नगरी अवशेष को तिलिस्म के रूप में प्रस्तुत किया है तो इसे तोड़ने का रहस्य भी इन अवशेषों में ही होना चाहिए। किस सोच में पड़ गया योगी? मानवों की बजाय इस प्रथम नगरी को तूने सप्त शक्ति रोधक तो बना दिया, परंतु फिर भी अपनी रक्षा तू हम सप्त शक्तियों से नहीं कर पाएगा। सप्त शक्ति रोधक यानी इस नगरी को इस प्रकार बनाया गया है कि सप्त शक्तियाँ इसे भेद ना पाएं। बिल्लौरा का बावड़ी में गिरना इत्तेफाक नहीं।
बिल्लौरा का बावड़ी में गिरना इत्तेफाक नहीं था। वो बावड़ी बिल्लौरा के लिए ही बनाई गई थी। इस अनुसार इस नगरी में जुडोका व अन्य सप्त शक्तियों को रोकने की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए। एक क्षण। आम तौर पर नगरों के प्रवेश द्वार पर विशाल शिला पट्टिका पर पूरे नगर का नक्शा उकेरा जाता है, जिससे यात्रियों और नगर में प्रथम बार आने वाले लोगों को मार्ग व स्थान खोजने में सहूलियत हो। भागता कहाँ है कायर? इस नगरी के बाहर भी ऐसी शिला पट्टिका अवश्य होनी चाहिए। शिला पट्टिका यहाँ मौजूद है और मेरे पास मात्र कुछ क्षण है इस पर उकेरे हुए नक्शे को अपने दिमाग में भली भांति अंकित करने के लिए। मुझसे युद्ध करने के बजाय यह समय क्यों व्यर्थ कर रहा है? ओह, जुडोका ने शिला पट्टिका तोड़ दी, लेकिन मैं इतनी देर में शिला पट्टिका पर उकेरे हुए नक्शे को पूरी तरह अपने जहन में बिठा चुका हूँ। अब मुझे जुडोका से लड़ते हुए इसे इस अवशेष नगरी के मध्य भाग में ले जाना होगा। यह पूरी अवशेष नगरी एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी के ऊपर बसी है। इस पूरी नगरी की स्थिरता किसी लट्टू की भांति इसके केंद्र पर टिकी हुई है। इस केंद्र को अस्थिर करने से यह पूरी नगरी पहाड़ी से नीचे अंधी घाटी में जा गिरेगी। इसी वजह से इस नगरी के मध्य केंद्र को विशिष्ट धातु का बनाया गया है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बाकी नगरी से अधिक है। इसी वजह से पूरी नगरी के मुकाबले इसका केंद्र किसी कटोरे की भांति निचले स्थल पर है। नगरी के द्वार की ओर भागते समय मैंने अवशेष नगरी की दीवारों पर लिखा हुआ इस नगरी का अस्तित्व इतिहास भी पढ़ लिया था। अब मैं जानता हूं कि योगी गोजो इस नगरी के बाहर समाधि लगाए क्यों बैठा है। योगी गोजो के अस्तित्व से ही जुड़े हुए हैं इस नगरी के अस्तित्व अवशेष, क्योंकि पूर्व जन्म में योगी गोजो को मानवों की इस प्रथम नगरी की रक्षा करनी थी, उस समय के 7 सर्वशक्तिशाली असुरों से, यानी सप्तशक्ति से। पंचम अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय आरंभ। मित्र घात। सुपर कमांडो ध्रुव, स्वर्ण नगरी के अग्रणी नायक और मेरे पिता देव धनंजय का परम मित्र। अनेक अवसरों पर ध्रुव ने अपनी सूझबूझ और कुशाग्र बुद्धिमत्ता से स्वर्ण नगरी के अस्तित्व को रोबो, चंडकाल, बिभत्सु जैसे खतरों के हाथों लोप होने से बचाया था। मानवों को बचाने के अनगिनत अभियानों में धनंजय ने भी ध्रुव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। ध्रुव के जीवन काल में आगे चलकर धनंजय ने स्वर्ण नगरी के उन्नत देव विज्ञान की सहायता से मानवों के लिए कई उन्नत व अति विकसित जेलों का निर्माण किया, जहां विशिष्ट शक्ति धारक महाखलनायकों को कैद किया जा सके। इन बातों का स्वर्ण नगरी की तबाही से क्या संबंध है लड़की? पुश्तों से चली आ रही दोस्ती की पल भर में सदियों तक चलने वाली दुश्मनी में बदलने की दास्तां। अगर सुनना और समझना चाहती हो तो इन बातों का सुनना और समझना आवश्यक है। उल्का का इरादा तुम्हें टोकने का नहीं था दिवंजय, बस हमारे पास समय थोड़ा कम है। समय के साथ इरादे बदल लेना तो तुम ध्रुव वंश वालों की परंपरा रही है। खैर, मुझे दोबारा मत टोकना। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये वो समय था जब सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और अन्य ब्रह्मांड रक्षकों की बढ़ती शक्तियों और विस्तार से त्रस्त होकर महाखलनायक भी अपनी शक्तियों को विस्तृत करने में जी जान से जुटे हुए थे। इनमें सबसे आगे था स्वर्ण नगरी का परम शत्रु ग्रैंड मास्टर रोबो। असली ग्रैंड मास्टर रोबो समय के साथ अशक्त और बूढ़ा हो रहा था, लेकिन कब्र में पैर लटकाए हुए भी उसने अनंत जीवन के ख्वाब पाले हुए थे। ना सिर्फ पाले हुए थे, बल्कि उन शैतानी ख्वाबों का हकीकत बनाने का रोबो का ग्रैंड मास्टर प्लान जन्म भी ले चुका था, रोबो के क्लोन प्रोडक्ट के रूप में। रोबो का पहला प्रयोग उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। इससे पहले कि रोबो अपने बूढ़े जर्जर शरीर से अपनी मेमोरी क्लोन शरीर में ट्रांसफ़र कर पाता, प्रोडक्ट रोबो के चंगुल से भाग निकला। रोबो के पास एक और क्लोन तैयार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। ध्रुव अपनी उम्र की ढलान पर पहुंच रहा था और ग्रैंड मास्टर रोबो की जीवन अवधि समाप्त होने की कगार पर थी। रोबो ने अपनी पूरी मेमोरी अपने बनाए क्लोन में ट्रांसफ़र कर ली, यानी रोबो मर के भी नहीं मरा। सही समझी लड़की। रोबो ने मौत और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों को हराने के लिए एक ही तीर चलाया, लेकिन रोबो को यह आभास नहीं था कि उसका चलाया एक तीर किसी दिव्यास्त्र की तरह सहस्त्र तीरों में बदल जाएगा और अपनी दिशा परिवर्तन करके उसे ही अपना निशाना बना लेगा। क्या मतलब? रोबो ने क्लोन प्रोडक्ट 2.0 में अपनी मेमोरी फीड करके खुद को नया जीवन तो दे दिया, लेकिन वो उस प्रोडक्ट को भूल गया जिसका निर्माण उसने सबसे पहले किया था। पहला क्लोन, जिसने अपना नाम ऊनो रखा, वह रोबो के लिए ध्रुव जितना बड़ा ही खतरा सिद्ध हुआ। ध्रुव के बेटे और ऊनो ने मिलकर रोबो को एक बार फिर अज्ञातवास में जाने पर विवश कर दिया। ऊनो ने कई मौक़ों पर रोबो को लगभग ख़त्म ही कर दिया, लेकिन हर बार रोबो नए क्लोन की सहायता से पहले से अधिक खतरनाक और शक्तिशाली होकर वापस लौटता था। ऊनो बौद्धिक क्षमता और कुशाग्रता में रोबो से भी 4 हाथ आगे था। ऊनो ने रोबो को हराने के लिए उसका ही पैतरा चलाया। ध्रुव वंश इससे काफ़ी चिंतित था। ये वो समय था जब ध्रुव का पौत्र सुपर कमांडो ध्वज
ध्रुव वंश की परंपरा और राजनगर के रक्षक होने की कमान संभाल चुका था। ऊनो का राजनगर में एक सुपर हीरो के रूप में कार्य करना मुझे कभी भी सही नहीं लगा। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो रही है पापा। और ध्रुव वंश का चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति विकट होती जा रही थी। ऊनो और रोबो के बीच की लड़ाई ऊनो और रोबो सेनाओं के मध्य लड़े जा रहे महायुद्ध में तब्दील हो रहा था। एक ऐसा महायुद्ध जो राजनगर की पृष्ठभूमि पर लड़ा जा रहा था। राजनगर जल रहा था और राजनगर के रक्षक को यह बर्दाश्त नहीं था। ठहरो ऊनो, रोबो आर्मी को रोकने के लिए हम राजनगर और सिविलियंस की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। दांव पर तो ये लगी चुके हैं ध्वज। अब अगर हमने रोबो आर्मी को ख़त्म नहीं किया तो हम ये दांव हार भी जाएंगे। सुपर कमांडो ध्वज की मुश्किलें बढ़ गई थीं। उसे सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर रोबो का सामना नहीं करना था। ऊनो भी रोबो जितना ही बड़ी मुश्किल बनता जा रहा था। जीत हार की कसौटी पर इंसानियत को रखना गलत है ऊनो। मेरे वंश की प्रतिज्ञा राजनगर और मानवता की रक्षा करने की है। मैं किसी की जान लेने के पक्ष में नहीं, भले ही वो रोबो क्लोन आर्मी ही क्यों ना हो। देश का संविधान और कानून हमें पुलिस के समान अधिकार देता है, लेकिन खुद ही कानून बनकर फैसला करना गलत है। सही और गलत की परवाह तुम करो ध्वज। ऊनो का सबसे बड़ा उद्देश्य रोबो को खत्म करना है, चाहे इसकी कीमत राजनगर चुकाए या मानवता। नई मुश्किलों के समाधान तलाशते हुए ध्वज पुराने दोस्तों के पास पहुंचा। स्वर्णनगरी और ध्रुव वंश दोनों का ही पुराना दुश्मन ग्रैंड मास्टर रोबो अब नए और विकराल रूप में दो तरफा मुसीबत बनकर उभर रहा है, जिसका सामना करने के लिए हमें फिर से एक होना होगा। तुम जो कह रहे हो वह इतना सरल नहीं है ध्वज। ध्वज जो चाहता था वो स्वर्णनगरी और देव जाति के अस्तित्व को दांव पर लगा सकता था। मैं इस प्लान के पूर्णतः विरुद्ध था। अगर देव जाति हमारा साथ नहीं देगी तो मानव सभ्यता मिथक बनकर रह जाएगी। धरती पर रोबो और ऊनो जैसे शैतान राज करेंगे और मानव सभ्यता को खात्मे के बाद वो स्वर्णनगरी का ही रुख करेंगे। उसकी बातों के जाल में मत उलझिए पिताजी। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य स्वर्णनगरी और देव जाति की रक्षा करना है। देवेंजय, अपने मित्र धनंजय और उसकी सभ्यता की रक्षा करने के लिए ध्रुव ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। ना मित्र रहा ना मित्रता, फिर शत्रुता का दंश हम क्यों झेलें। मित्र भले ही नहीं रहा देवेंजय, लेकिन उससे किया मेरा वचन, मेरा कर्तव्य उसकी चिता के साथ खत्म नहीं हो गया। युद्ध होगा तो देवपुत्र धनंजय अपने मित्र सुपर कमांडो ध्रुव को दिए हुए वचन को निभाने के लिए मानव जाति और ध्रुव वंश के साथ खड़ा होगा। देव जाति मेरा साथ देने के लिए कदापि बाध्य नहीं। तुम देव जाति के नायक हो देवेंजय। स्वर्णनगरी के अधिपति होने का कर्तव्य निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। यदि आपका यही फैसला है तो यही सही पिताजी। अपने पिता के हर निर्णय को बिना सवाल उठाए स्वीकार करना ही एक पुत्र की मर्यादा होती है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपनी मर्यादा का पालन करूंगा। देव जाति इस युद्ध में ध्रुव वंश के साथ है। युद्ध की तैयारी करो सुपर कमांडो ध्वज। मेरे पिता ने एक बार फिर मानवों की सहायता करना स्वीकार किया। ध्वज के नेतृत्व में देवों की एक टीम ऐसी कारागार के निर्माण में जुट गई जहां रोबो और ऊनो यानी वास्तविक रोबो के डीएनए से उपजे किसी भी प्राणी को कैद किया जा सके। लेकिन ध्वज ये नहीं जानता था कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रोबो और ऊनो एक हो चुके थे। ध्वज रोबो को झांसे में लेकर स्वर्णनगरी तक पहुंचा। महायुद्ध शुरू हो चुका था। समुद्र के नीचे ऐसा भीषण रक्तपात ना पहले कभी हुआ था, न शायद आगे कभी होगा। समुद्र के पानी का खारापन जलचरों, देवों और रोबो क्लोन्स के रक्त से और अधिक खारा हो गया था। पानी का नीला रंग रक्तिम लाल और गाढ़ा हो रहा था। जाने कितने दिनों तक चलता रहा वो महायुद्ध। समुद्र के तल में ना रात का पता चल रहा था ना दिन का। सब कुछ योजना अनुसार चल रहा था। एक लंबे और भीषण युद्ध के पश्चात ध्वज की सूझबूझ और देव जाति का शौर क्लोन रोबो आर्मी पर भारी पड़ा। रोबो 2.0 को स्वर्णनगरी के प्रकोष्ठ में उसकी पूरी सेना के साथ कैद कर दिया गया। परंतु हम जिस युद्ध को जीता हुआ समझ रहे थे वो तो वास्तव में अब शुरू हो रहा था। असली दुश्मन तो अब सामने आया था। खून का असर देर सवेर ही सही पर अपना रंग जरूर दिखाता है। ऊनो रोबो के मुकाबले कहीं अधिक उन्नत क्लोन था। उसने अपनी विज्ञान शक्तियों का स्तर इस हद तक बढ़ाया था कि वो देव विज्ञान शक्तियों का मुकाबला कर सके। अकस्मात आक्रमण और पिछले युद्ध की थकान देव जाति पर भारी पड़ रही थी। उस पर ऊनो क्लोन्स की सेना में निर्दयता और निर्ममता की कोई कमी नहीं थी। मित्रता और वचन की बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी देव जाति। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है लड़के। तू जिम्मेदार है इस रक्तपात का। ये समय आपस में लड़ने का नहीं देवेंजय, हमें मिलकर क्या तू देख नहीं सकता लड़के? तेरी रणनीतियाँ विफल हो गई हैं। हम ये युद्ध हार चुके हैं। हारने से पहले ही तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया है। क्या खूब मनोबल बढ़ा रहे हो अपने देव योद्धाओं का? तुमने अपने निश्चित पतन से मुंह मोड़ने वाला कोई अहंकारी मूर्ख नहीं हूं मैं। हम अब भी देव जाति को बचा सकते हैं। मेरी बात सुनो, बहुत सुन चुका, अब कुछ नहीं सुनना। रुक जाओ, बंद करो ये व्यर्थ की बहस।
ऊनों से इस विश्वासघात की उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। आपने अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया धनंजय। मैं देव जाति के प्रति अपना दायित्व निभाऊंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए धनंजय। मैं पूरी देव जाति को यहाँ इस महासागर, इस धरती से दूर सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहता हूँ। उसके लिए आपको एक अति विशाल आयाम द्वार का निर्माण करना होगा। मेरे भीतर इतनी इच्छा शक्ति शेष नहीं है ध्वज कि मैं इतने बड़े आयाम द्वार का निर्माण कर सकूं। देव जाति में आयाम द्वार निर्माण शक्ति का इतना वृहद प्रयोग सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर देव जाति के अस्तित्व को बचाना है तो आपको ऐसा करना ही होगा। मैं आपसे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। आप मेरी इच्छा शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति से सम्मिलित करके आयाम द्वार का निर्माण कीजिए। जितनी देर में देवेंद्र ऊनो सेना को रोके हुए उतनी देर में हम दोनों को वृहद आयाम द्वार का निर्माण करना होगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जहाँ देव जाति सुरक्षित रह सकती है। हमें देव जाति को वहीं भेजना होगा। कौन सा ग्रह धनंजय? नहीं ध्वज, देव जाति की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मेरे अलावा किसी को भी यह पता ना हो कि इस ब्रह्मांड में देव जाति किस ग्रह पर है। देव जाति के पराक्रमी वीर योद्धा, विलक्षण बुद्धिमत्ता वाले विज्ञान शास्त्री, आविष्कारक, विचारक, समाजशास्त्री, किसी भी सभ्यता की नींव रखने वाले आधार स्तंभ उस निरर्थक और स्वार्थपूर्ण युद्ध में बलि चढ़ गए थे। स्वर्णनगरी, जिसकी वास्तविक स्वर्णिम चमक उसके स्वर्ण निर्मित भवनों से नहीं बल्कि इन प्रतिभाओं के ओत से थी, वो रक्त रंजित होकर मरुभूमि में छत विछत शवों के मध्य विलाप करती स्त्री सरीखी लग रही थी। जो बच गए थे उनके अस्तित्व को बचाए रखना आवश्यक था। उन्हें वो अवसर देना आवश्यक था कि अपनी खत्म हो रही सभ्यता की अंतिम पीढ़ी को लेकर वे किसी अज्ञात ग्रह पर पलायित हो सके। और यह दायित्व मेरा था। स्वर्ण नगरी के आखिरी बचे देव के उस आयाम द्वार पार कर जाने तक ऊनो आर्मी को रोक कर रखना मेरा। स्वर्ण नगरी के अधिपति देवेंजा का धर्म था। धर्म और देव का बहुत गहन संबंध है लड़की। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए देवों ने सदैव अधर्म पर धर्म को विजय दिलाई है। परंतु उस दिन अधर्म का सूर इतना प्रचंड था जो धर्म और देवों के नायक मेरे पिता धनंजय की जीवन लौ को निस्तेज कर गया। अधिपति होने का धर्म निभाता रहा मैं, पुत्र होने का धर्म नहीं निभा सका। अपनी इन्हीं आंखों के सम्मुख मैंने उस शैतान को अपने पिता का वध करते देखा। उस समय भी मेरे पिता के लिए उनका धर्म ही सर्वोपरि था। मैंने कहा ना, धर्म और देव एक दूसरे के पूरक होते हैं। उस दिन धर्म ने देव का साथ छोड़ दिया और उस देव ने अपने प्राण छोड़ दिए, परंतु अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। परिशिष्ट अध्याय समाप्त। त्रयोदश खंड समाप्त। कथा जारी है सर्व आयुध में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सर्व आयुध में। युगम धरित्री अस्य। तू एक चलता फिरता हथियार है लड़के, और मुझे अपने आयुधगार में यह हथियार चाहिए, सर्व आयुध। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर्व आयुध में। तब तक के लिए धन्यवाद।